सो दिस इज़ 2024 CAPF इकोनॉमी पेपर। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। बेसिकली 5 ईयर का कवर करेंगे, ठीक है। फटाफट करेंगे, जल्दी, मुश्किल से 45 मिनट्स आई वुड बी टेकिंग। फटाफट आपके 5 साल के तो कम से कम कवर कर ही लेना यार, बाकी अपने आप भी कर लो, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बाद, क्योंकि काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आने लग गए थे। वो अब ऐसे पूछता नहीं है, ठीक है। और काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस है, मतलब इसमें है 2009 तक मैंने किए, बट सॉर्ट किए हुए हैं, बट only 5 years are more than enough. Okay, so let's see the first question, which among the following reports states that the budget is seen not as a simple balancing of tax receipts against expenditure but as sophisticated process in which instrument of taxation expenditure, काफ़ी blah 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 बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, पढ़ा है। ARC है, इसमें बात किसके बारे में बात हो रही है? सिंपल बैलेंसिंग टैक्स रिसिप्ट अगेंस्ट एक्सपेंडिचर, ये वर्ड याद रखो, एक्सपेंडिचर, ठीक है। बट एज अ सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस, ठीक है। इन्फ्लुएंस कर रहा है कोर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। होवर कमीशन हमको नहीं पता, हाल्डेन कमेटी हमको नहीं पता, प्लॉडेन कमेटी हम प्लॉडेन रिपोर्ट हमको नहीं पता, बट ARC हमको पता है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। और यहाँ देखो वर्ड कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर, और यहाँ ये वर्ड देखो एक्सपेंडिचर। दिस क्वेश्चन आर टफ, और अगर आपको रिस्क लेना है तभी आप करो इसको, ठीक है। बट दिस इज़ हाउ प्रेजेंस ऑफ माइंड हेल्प्स इन सॉल्विंग पेपर। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है ये वर्ड है, ये सब नहीं पढ़ा हुआ है। थोड़ा बहुत UPSC ऐसे हिंट भी देता रहता है, ठीक है, वो समझना चाहिए। और पूछा पढ़ लो। होवर कमीशन रिपोर्ट क्या है? एफिशिएंसी ऑफ US गवर्नमेंट के बारे में है। हेल्डेन कमेटी UK गवर्नमेंट के बारे में है। और ARC हमको पता ही है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। और प्लॉडेन रिपोर्ट कब आई थी? 1961 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 फाइनेंस कमीशन यूज फिजिकल एफर्ट एज अ क्राइटेरिया फॉर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन अनलाइक द 14 फाइनेंस कमीशन, ठीक है, सही है। Both the 14th and 15th Finance Commission used a pre-2011 demographic variable as a criteria for horizontal devolution. So हमको पता होना चाहिए कि 14 1971 यूज़ कर रहा था और 15 2011 यूज़ कर रहा था। और क्या पता होना चाहिए? फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 है। और जो 16 फाइनेंस कमीशन है वो किसने इस्टेब्लिश किया है? अरविंद पंगरिया, मिस्टर अरविंद पंगरिया, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ कि एसेट या तो एसेट रिड्यूस हो रही है या लाइबिलिटी बढ़ रही है। अब उसमें देखो एसेट और लाइबिलिटी पे किस पे इफेक्ट हो रहा है? डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है तो हमारी एसेट इफेक्ट हो रही है, तो कम हो रही है, समझ लो। इंटरेस्ट रिसिप्ट से हमारा कुछ भी लाइबिलिटी एसेट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। स्मॉल सेविंग पे हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है। नेट मार्केट बोरिंग पे हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो 1, 3 और 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये अरेंज करने को पूछा हुआ है, काफ़ी सिंपल है ये तो। करेंट डेटा पे तुम कर सकते हो अभी भी कि कस्टम ज़्यादा है, ये क्या ज़्यादा, ये पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है। अब ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो एन इम्प्रूवमेंट इन द रूरल एरियाज ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। तो इम्प्रूवमेंट किस में नहीं हो रही है? ओबेसिटी में नहीं हो रही है वुमेन की, बट TFR टोटल फर्टिलिटी रेट और एनीमिया और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे बढ़िया हो रहा है सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बर्डन ऑफ टैक्सेस ऑन commodity is independent of who buys or sells it is explicitly imposed upon, सही है। burden of taxes on commodity depends on the slope of the demand and supply, सिंपल चीज़ है। थोड़ा इकोनॉमी पढ़ी है तो पता होना चाहिए, सिंपल वर्डिंग बस लिखी हुई है, कॉन्सेप्ट को वर्ड में लिखा हुआ है। इन द रिसेंट ईयर विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ डिमांड इन इंडियन इकोनॉमी एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ आंसर क्या है इसका, ये है प्राइवेट कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है, फिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल है, पता होना चाहिए, फिर गवर्नमेंट कंजम्पशन है सबसे ज़्यादा, फिर सबसे कम क्या है? नेट एक्सपोर्ट, पता होना चाहिए। नेट एक्सपोर्ट हमारा कम है, तो इन दोनों में से कोई होगा। अब ये तो मत ही करना यार कि थोड़ा भी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा तो प्राइवेट कंजम्पशन ज़्यादा है हमारी, गवर्नमेंट तो कितनी सी है, ठीक है। विच फिर नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द परसेंटेज वेटेज असाइन टू फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी इन द डिवोल्यूशन फॉर्मूला गिवन बाय 15 फाइनेंस कमीशन। अब ये काफ़ी लोग को CAPF में बस पूछ लिया, बताओ कि परसेंटेज पूछ लिया। अब ये कोई भरोसा नहीं भाई, UPSC में ही पूछ सकता है, किसी और का परसेंटेज। ज़्यादा दिमाग आजकल लगा नहीं रहे हैं लोग सॉल्व पेपर बनाने में, ठीक है, कुछ भी पूछ ले रहे हैं। अब थोड़ा बेसिक स्टैटिक चीज़ें भी पढ़नी चाहिए, जो आदमी सोचता है नहीं तो स्टेट PCS में आएगा, बट पढ़ो, ठीक है। दिस इज़ गोइंग टू बी अनप्रेडिक्टेबल, एंड प्रेडिक्टेबल का मतलब ये है कि आप बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ते रहते हो, बट पूछ लेता है कि आपका ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, प्राइमरी ये क्या वर्किंग कैपिटल, ये सब क्या है, यही नहीं पता होता। पिछले बार का पेपर उठा के देख लो, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, याद होना चाहिए कि इसको याद करने का ट्रिक क्या है, काफ़ी लोग को याद नहीं रहता है, इसमें याद कर लो। इनकम पर
डिपेंड है टैक्स, इनकम पर डिपेंड है टैक्स। आई से हो गया इनकम, पर से पॉपुलेशन, फिर एरिया हो गया, फिर डेमोग्राफी, फिर फॉरेस्ट, फिर टैक्स, ठीक है। एच को, एच जो है ना इसको थोड़ा एफ मान लेना, थोड़ा काट पीट के, जैसे एफ एच है उसको एफ मान लेना, ठीक है, तब याद हो जाएगा। ये मत पूछना कि एच को एफ क्यों मान लें, बट याद करना है कर लो। अच्छा, इनकम टैक्स, इनकम पर डिपेंड है टैक्स, सिंपल। आई सबसे ज़्यादा होता है इनकम 45%, फिर पी पॉपुलेशन और एरिया 15% फिर 12.5%, फिर फॉरेस्ट हो गया 10%, फिर टैक्स हो गया 2.5%, ठीक है। अब ये देखो सिंपल सा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग द बैंक रेट, होगा ये? नहीं होगा। द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय परचेजिंग सिक्योरिटी, सिंपल चीज़ है। आरबीआई आपसे, आरबीआई मार्केट से पैसे सक कर रहा है, कैसे करेगा? वो सिक्योरिटी दे रहा है, उसने सिक्योरिटी दी, फिर ठीक है, सिक्योरिटी दी तो बैंक खरीदने जाएगा तो उसको पैसा देगा, ठीक है। तो वही है, बस सिंपल, कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय परचेजिंग, उसमें पैसा दे देगा, है ना। उसने सिक्योरिटी खरीदी आरबीआई ने बैंक से और पैसे दे दिए, मार्केट में पैसा आ गया, मनी सप्लाई बढ़ गई, फ्लो बढ़ गया। द सेंट्रल बैंक कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशियो, सिंपल स्टेटमेंट है। तो बोथ 2 and 3 आर करेक्ट, ओके। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इज नॉट करेक्ट। पहले नॉट पढ़ लिया करो यार, इसमें तो बोल्ड बोल्ड लिख दिया है, सही है ना। हाँ, सो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है, ठीक है, इज़ लॉन्च इन 2022, ठीक है, हो सकता है ना। मोस्टली यूपीएससी ऐसे काम नहीं करता है, ये डेट वाले नहीं करता खेल, ठीक है। वुड इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड्स, सही है। वुड इन्हांस द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सही है। would provide an opportunity for deleveraging balance sheet and providing fiscal space for investment in new infrastructure, ये लॉजिस्टिक है। ये हाँ बातें, ये तुम कहाँ बैलेंस शीट की बातें करने लग गए, ठीक है। रिलेटेड है, कुछ है, रिलेटेड है ही नहीं। यहाँ डीलेवरेजिंग बैलेंस शीट पूछ रहा हो, ये लॉजिस्टिक के बारे में है, पूछा हुआ है, कहाँ है, ठीक है, कोई सेंस बनता है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पब्लिक गुड एंड एक्सटर्निटीज़। अब देखो ये सब क्या होता है भाई, पब्लिक गुड होता क्या है, वो नॉन राइवलरी होती है और नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी होती है, द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड। जैसे कि डिफेंस हो गया, लाइट हो गई, सबको मिलेगी ना, सबको मिलेगी, तो ये पब्लिक गुड हो गए। पार्क है, सबको मिलेगा। मार्केट कैन प्रोवाइड द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ गुड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्निटीज़, ये गलत है, क्योंकि पता होना चाहिए एक्सटर्निटीज़ होता क्या है। एक्सटर्निटीज़ बेसिकली साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या होते हैं मतलब अनइंटेंडेड होते हैं, कि जैसे वैक्सीन है वो सबको मिल रही है, पॉजिटिव हो गया। पॉल्यूशन है, हमें अनइंटेंडेड पॉल्यूशन हो रहा है तो नेगेटिव हो गया। सो ये गलत है कि मार्केट दे सकता है, नहीं कर सकता भाई, ठीक है। अब ये कैन वाली ट्रिक लगाओगे तो गलत हो जाएगा, तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। CAPF में काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सो ओनली वन इज़ करेक्ट। अब ये देखो, पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 2011 was first introduced in the tax devolution formula by share union tax revenue with the states by, अब ये क्वेश्चन हमने ऊपर अभी पढ़ा, तो पता होता तो दोनों सही हो जाते हैं ना, दोनों गलत होंगे तो 14th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, 14th फाइनेंस कमीशन। अब पीएन मुद्रा के बारे में पूछा है, क्या नहीं, नॉट करेक्ट। नॉट बहुत पूछा है भाई 2024 में, नॉट क्वेश्चन भाई गुस्सा आ जाती है नॉट में। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2015, सही है। It has no instances of collateral for sanction, ठीक है। Under this scheme only the term loan can be met and not the working capital requirement, ठीक है। It grants loans of up to 15 lakh for income generating manufacturing trading। अब ये उस टाइम पे तो सही था, ये मतलब गलत था, उस टाइम पे गलत था, बट अब तो तरुण जो है, तरुण प्लस कितनी लिमिट हो गई है, 20 लाख, ठीक है। What were the main reforms undertaken by new economic policy of early 1990? पता है भाई, लिबरलाइजेशन हुआ था और पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था। सो 1 and 2 इज़ करेक्ट। पॉवर्टी एलिवेशन ये सब तो धीरे धीरे हो गया, ये तो गरीबी हटाओ 5 ईयर प्लान से ही चल रहे हैं। 5th 5 ईयर प्लान से इंदिरा गांधी गरीबी हटा रही हैं, ठीक है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा 2nd 5 ईयर प्लान था, उसी से हुआ है। रिटेल कोर इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड एक्सक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। अब रिटेल कोर इन्फ्लेशन पूछा है, कोर इन्फ्लेशन में
रिमूव क्या करते हैं, जो चीज़ हाईली वॉलेटाइल होती है। अब इसमें देखो वॉलेटाइल क्या है, फूड एंड बेवरेज है, कितना भी खा लिया, आज कम खाया कल ज़्यादा खा लिया, वॉलेटाइल है। फ्यूल एंड लाइट, आज ज़्यादा गाड़ी चला ली हमने, तो फिर वॉलेटाइल है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और क्लोथिंग एंड एजुकेशन हमारा कोर में आता है, ठीक है। तो पूछा एक्सक्लूडिंग, तो 1 और 2, ओके। अब आ गया भाई 2023 में, ठीक है। 2024 हो गया, उसके ऑफिशियल की नहीं आई है, ये याद रखना, ठीक है। बाद में गाली मत देना मेरे को। तो फिर 2023 देख लेते हैं। द फोकस ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज, पहला क्या था, पहला था हमारा एग्रीकल्चर के बारे में, सेकंड था हमारा इंडस्ट्री के बारे में। सो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकते हो, आपको रटना चाहिए। और क्या इसको कहते थे, बेस्ड किस पे था ये, महलनोबिस पैटर्न पे। और फर्स्ट किस पे था, हेरोल्ड दामोदर करके कुछ था ना, उस पे था। और पॉवर्टी रिमूव हम किस पे कर रहे थे, 5th में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिक है, कोई इसमें कुछ करना नहीं है। An Indian businessman buys shares in a British car company. This transaction will reflect in what? इंडियन बिजनेसमैन है, शेयर खरीद रहा है, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो दिखेगा, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड थोड़ी ना हो रही है इसमें, बस सिंपल बी, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर ऑफ इंडियन इकॉनमी। इंडिकेटर पूछा है, बस सिंपल इंडिकेटर है बस। पावर कंजप्शन है, IIP जनरल इंडेक्स, 10 ईयर GSEC सब कुछ है, ठीक है। इसमें इंडिकेटर बस पूछा है यार, और पता होना चाहिए इंडिकेटर, ठीक है ना। इंडिकेटर बहुत चीज़ें हो जाती हैं, स्पेसिफिक कुछ नहीं पूछा है। सपोज द इंडियन सिटीजन मेक्स एन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड एंड अर्न्स अ पॉजिटिव रिटर्न ऑन हर इन्वेस्टमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो भाई इंडियन सिटीजन एक पैसा इन्वेस्ट कर रहा है बाहर, सो पहली बात इंडियन सिटीजन है, और बेसिकली NNP जो होता है, नेट नेशनल इनकम क्या होती है, एक रेजिडेंट होता है वो पैसे कमा रहा है कहीं पे भी हो, ठीक है, कहीं पे भी हो। और GDP का मतलब क्या होता है, GDP हमारा इंडिया में अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन इंडिया, ठीक है। सो ये पढ़ लो स्टेटमेंट, हर इनकम इज पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल इनकम बट नॉट पार्ट ऑफ इंडियन GDP, क्योंकि ये बाहर प्रोड्यूस हो रहा है, इंडिया के अंदर नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन देख लो, अब ये तो गलती मत करना। इफ़ द कैश रिजर्व रेशियो इज लोवर्ड बाय द RBI, सप्लाई ऑफ मनी सप्लाई इन इकॉनमी विल व्हाट, इंक्रीज, ओके। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि बजटरी डेफिसिट माइनस बोरोइंग। सो क्या होता है, द सम ऑफ बजटरी डिफिसिट एंड द नेट इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग, ठीक है। जहाँ बोरोइंग दिखा फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब तुम करंट एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, करंट रेवेन्यू कर दोगे तो वो तो फिर क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा, बजट डेफिसिट। फिर ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द यूनियन बजट 2022 से 23। उस टाइम पे क्या था, इंटरेस्ट पेमेंट, बट अभी क्या है, अभी भी वही है, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट सबसे ज़्यादा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सबसे ज़्यादा हमारा पैसा होता है, खर्चा होता है कि हम जो इंटरेस्ट उधार लिए हैं, हमने लोन लिए हैं, उसके इंटरेस्ट देने में चला जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट देने में चला जाता है, फिर क्या आता है, फिर हमारा डिफेंस पे खर्चा होता है, फिर सब्सिडी पे खर्चा होता है, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे होता है। अभी बजट में हमारे 2025 में क्या क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, ₹50.65 लाख करोड़, करोड़, ओके। एंड कितना है ये, 7.4% हाइयर है पिछली बार से, ठीक है, ये 7.4% हाइयर है। और इंटरेस्ट पेमेंट हमारा कितना होता है, 25% होता है किसका, टोटल एक्सपेंडिचर का, और 37% होता है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट का, ठीक है। जितना रेवेन्यू रिसिप्ट हो रहा है उसका 37% हम इंटरेस्ट पेमेंट में ही दे दे रहे हैं, बताइए कैसे चलेगा देश। एडुकेसी ऑफ फॉरेन एक्सपेंडिचर रिजर्व्स ऑफ ए कंट्री इज कैप्चर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर। देखो भाई कैसे कैप्चर करते हैं, रिजर्व टू इम्पोर्ट फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व ऑफ अ कंट्री, एडिक्वेसी उसकी कैसे होती है, ठीक है। रिजर्व टू इम्पोर्ट रेशियो, रिजर्व टू एक्सटर्नल डेट, रिजर्व टू मॉनेटरी एग्रीगेट, ओके। रिजर्व टू GDP रेशियो नहीं, हमारा ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एडिक्वेसी नहीं दिखाता है, ठीक है, बट हमारा इम्पोर्ट रेशियो, एक्सटर्नल डेट और मॉनेटरी एग्रीगेट्स दिखाता है। If a person of an economy increases the proportion of income, then say the total value of saving in the economy will either decrease or remain unchanged. This phenomena is called what? ये सारे पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। वैसे अगर आप मॉक वॉक लगा रहे हो तो ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी है, प्रोपेंसिटी, थ्रिफ्ट, क्राउडिंग इन क्राउडिंग आउट, तो
मतलब क्या है कि पैसा बचाना, पैसा खर्चा करना कम कर दिया है। अब खर्चा करना कम कर दिया है हमने, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। पैराडॉक्स का मतलब उल्टा, और थ्रिफ्ट का मतलब होता है ज़्यादा खर्चा करना। तो कम खर्चे करने को हम ये क्या कहें, कम खर्चा करना, ये लिखा हुआ मतलब क्या है, इसका मतलब समझो, हिंदी में पढ़ लिया करो, और कुछ ना समझ में आया ना हिंदी में जाके पढ़ लिया करो, वैसे हिंदी में यही लिखा होगा, आई गेस सो। बट पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट ये है, ठीक है, मतलब समझ गए। इफ़ द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ certain ratio between their cash in hand and total asset, the ratio is called SLR यार, सिंपल, ठीक है। CAPF आसान होता है, बट इधर से बेसिक कॉन्सेप्ट उठ के ना UPSC उसमें डेप्थ में चला जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ऑपरेशन फ्लड इज़ पॉपुलरली नोन एज वाइट रेवोल्यूशन किसने किया है, 1970 में लॉन्च हुआ था। किसने लॉन्च किया था, वर्गनेस कुरियन, ठीक है, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। अब ये देखो NFT के बारे में 2022 में ये क्वेश्चन आया था कि नहीं, NFT के बारे में। अब यहाँ पढ़े होते कि नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है, रिसर्च थोड़ी किए होते, तो फिर वो थोड़ा डेप्थ में जाके पूछा था उसने, NFT पूछा था, और क्या पूछा था कुछ, अरे यार आई डोंट रिमेंबर, वो क्या उसको कहते हैं, अरे अमिताभ बच्चन ने भी लॉन्च किया था, छोड़ो, डिजिटल कुछ था ना, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड राइट नाउ, कमेंट में बताना। Nowadays, now fungible tokens are talked about. ये क्या है, डिजिटल एसेट और ब्लॉकचेन के बारे में। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, द टर्म बैड बैंक का मतलब क्या हुआ यार, उसको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही हैं उसको, ठीक है। बैड बैंक, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NBFC क्या क्या नहीं कर सकता, चेक नहीं दे सकता, लोन दे सकता है कि नहीं, हाँ दे सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है कि नहीं, कर सकता है, बोरो कर सकता है कि नहीं, कर सकता है, ठीक है, ठीक है। और ये पेमेंट सेटलमेंट का पार्ट होता है कि नहीं, नहीं होता, इसीलिए तो नहीं कर सकता, डिमांड डिपॉजिट नहीं दे सकता है, सीक्स डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड के नॉट इशू चेक, तो के नॉट पूछा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसइन्वेस्टमेंट आर इंक्लूडेड एज द प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। अब ये 2024 में हमने ऊपर जो पढ़ा, पता होना चाहिए, अब ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोसीड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट आर इंक्लूडेड एज कैपिटल रिसिप्ट, ओके। GST क्या है, GST इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो डेस्टिनेशन बेस्ड सेल्स टैक्स तो नहीं है भाई, कंजम्पशन टैक्स है, आप भरते हो उसको, ठीक है, आपने खाया है, आप चुकाओगे। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिजिकल, कोरोना के टाइम पे ये सब पूछा गया था। GDP कॉन्ट्रैक्टेड बाय 23, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, गिर गई हमारी GDP, फिर उड़ गई। कुछ नहीं समझे तो मैप तो डायग्राम तो बना लोगे, क्या बन रहा है, वी शेप बन रहा है, सो वी शेप्ड है। CAPF 2021, अब इसमें क्या पूछा है, अब ये देखो, अब मैं आई एम थिंकिंग कि इस पर पूछ सकता है UPSC कभी भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज़ नॉट करेक्ट। सो पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होता क्या है, ये होता क्या है, ये रिलेशन शो करता है किसमें, प्रोडक्शन ऑफ टू कमोडिटीज़ के बारे में। टू कमोडिटीज जैसे देखो, ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर द आउटपुट ऑफ वन कमोडिटी कैन बी इंक्रीज विदाउट चेंजिंग द आउटपुट ऑफ द अदर्स। इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। लेकिन ऐसा होता कहाँ है, जैसे कि हमारे पास कुछ प्रोड्यूस करना है, दो चीज़ें, हम या तो 1000 टन चावल बना सकते हैं, या एक भी कार नहीं, यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, या 100 कार बना सकते हैं, या कुछ भी राइस नहीं, या 500 टन राइस बना सकते हैं और 50 कार बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, कि दो चीज़ों में है ये चीज़ें, ये कर लो या तो ये कर लो, उसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एक चीज़ का आउटपुट डिपेंड है, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है, अब ये पढ़ लो, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू द राइट एट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। ये बना हुआ है मैप ग्राफ। The different combinations of various goods and services given the availability resources and technology are denoted by the production possibility frontier. Okay, any point on or inside the production possibility frontier is attainable under the existence technology। सही है, अब ये गलत है
ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर द आउटपुट ऑफ वन कमोडिटी कैन इंक्रीज विदाउट चेंजिंग द आउटपुट ऑफ द अदर। अभी मैंने क्या समझा, एक चीज़ करोगे तो एक चीज़ इफेक्ट होगी ही होगी, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इसी को कहते हैं। अब इधर दूसरा देख लो, ये क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्या है भाई, वन द इकोनॉमी ग्रो स्लोली देन इट्स पोटेंशियल द अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस। स्लोली है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ ही रही है, ठीक है। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन जॉब्स आर एलिमिनेटेड बाय चेंजेस इन डिमांड ऑफ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज टू ऑटोमेशन, ठीक है। रिसेशन इन द इकोनॉमी लीड्स टू साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। रिसेशन बाई साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट होगी, आज है कल नहीं है। अब ये नॉट पूछा है, एट फुल एम्प्लॉयमेंट द मेजर्स एम्प्लॉयमेंट रेट इज नेगेटिव, तो दिस इज रॉन्ग, ओके। नेक्स्ट कहाँ है, हाँ, which one of the following functions as an automatic stabilizer in the context of fiscal and monetary policy of a economy। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, आपकी तनख्वाह बढ़ रही है, आप ज़्यादा टैक्स दोगे, कम है मत टैक्स देना, ठीक है। तो पर्सनल इनकम टैक्स आपकी इनकम पे डिपेंडेंट है, जितना कमाओगे उतना भरोगे, सिंपल, उसमें क्या ही सोचोगे ज़्यादा, ठीक है। ये रिपीटेड है, हाँ। हाउ इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल गुड डिटरमाइंस, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब आई होप पता होना चाहिए भाई, प्रीलिम्स आ रहे हैं, अब तो पता ही होना चाहिए, नहीं पता है तो छोड़ दो। बाय द डिग्री ऑफ विच द गुड इज़ अ नेसेसिटी और अ लग्जरी, सही है। बाय द एक्सटेंट ऑफ विच सब्सटीट्यूट आर अवेलेबल, सही है। बाय द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ गुड्स इन द कंज्यूमर बजट, ठीक है। उसके लिए मैं ज़्यादा पैसा दूंगा, कम पैसा दूंगा, ज़्यादा पैसा दूंगा, मेरे लिए ज़रूरी है, ठीक है। बाय द रेट ऑफ इनकम ग्रोथ, इसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका पानी है, पानी ज़ीरो इलास्टिक है, कितना भी महंगा हो जाए खाओगे। टोबैको है, वो भी है, कितना भी महंगा हो जाता है, वो लिमिटेड होता है, बट कितना भी हो जाता है हम खाते हैं, ठीक है। मैं नहीं खाता, बाकी लोग खाते हैं, ठीक है। विच अमंग द अमाउंट बाय विच द इक्विलिब्रियम लेवल्स ऑफ रियल GDP एक्सीड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ GDP इज़ कॉल्ड। पहली बात, अमाउंट पूछा है, द अमाउंट कुछ नहीं पता, इतना तो पता है, अमाउंट पूछ रहा है। रिसेशन गैप तो क्या होता है, रिसेशन गैप इज़ बेसिकली रियल GDP माइनस पोटेंशियल GDP, उसको रिसेशनरी गैप कहते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप हो गया, इन्फ्लेशनरी मतलब महंगाई बढ़ रही है, महंगाई से अमाउंट रिलेट कर दो, अमाउंट, ठीक है, हो गया सही। इनकम मल्टीप्लायर और ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। फॉर एनी थिंग टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ मनी इट नीड्स टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंपल है, मृणाल का आपने पेपर कुछ भी पढ़ा होगा, पहला ही चैप्टर, पहला ही पिलर है, उसी में लिखा हुआ है। एक्ट एज ए, कॉमन सेंस भी होना चाहिए, मस्ट बी रेडिबली अवेलेबल स्टैंडर्ड्स यूनिट ऑफ कोटिंग प्राइस, act as an intermediate in the exchange process, has higher value in alternative use। तो ये तो नहीं है, नहीं तो हम गला के पैसा, पहले सिक्के हम गला रहे थे ना, किसके बनते थे, सिल्वर के बनते थे, हम गला के उसकी ज़्यादा वैल्यू हो गई थी, इसीलिए मिक्सचर आ गया, एलॉय बना दिए कि मत गलाओ भाई, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। पीपल आर सो स्मार्ट। द सेक्टोरल शेयर्स ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड for the year 2009-10 and 2018-19 shows the share of the sector service gross value in India has increased over the year। किस में भाई, over the years किस में, फाइनेंशियल रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। अब ये सब आता किस में, ये सब सर्विस सेक्टर में आता है ना भाई, सर्विस सेक्टर में आता है, तो सर्विस सेक्टर की तो ग्रोथ हो रही है, हम जानते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग में पीछे हैं, सर्विस सेक्टर हमारा IT वाईटी ज़्यादा है, तो फाइनेंस रियल एस्टेट और इसमें ज़्यादा है। अभी भी कितना है, अभी भी 55.3% हमारा सर्विस सेक्टर पे ही जाता है, फिर इंडस्ट्री सेक्टर आता है। इंडस्ट्री सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है, 28.7% ग्रॉस वैल्यू एडेड। एग्रीकल्चर में हमारे ज़्यादा लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, बट अभी भी 16% ही बस, क्या बस 16% ही बस कंट्रीब्यूट करता है हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड में। सो अगर आपसे पूछेगा असेंडिंग डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले लगाओगे सर्विस सेक्टर, फिर इंडस्ट्री सेक्टर, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन द एम्प्लॉयमेंट इज डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब प्राइवेट और पब्लिक मत कर देना भाई, तो फिर इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड वाले कहाँ आएंगे बताओ। सीजनल डिस्गाइज मत करना, ज़्यादा दिमाग लगाओगे गलत करके आओगे, ठीक है। अब आ गए हम 2020 में, चौथे साल में कर लिए भाई, एक और कराऊंगा बस,
which one of the following has the largest contributor of gross tax and गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2019 एंड 2010? तो कितना था भाई कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है। अब ये देखो, अब सोचोगे कि ग्रॉस टैक्स में कॉरपोरेशन टैक्स सबसे ज़्यादा कैसे हो गया, अभी भी वही है, कॉरपोरेशन टैक्स है सबसे ज़्यादा, उसके बाद इनकम टैक्स है, उसके बाद जीएसटी है, उसके बाद एक्साइज है, ठीक। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ये है। बट कहीं सुना होगा कि हमारी बोरोइंग से ज़्यादा हमारी इनकम होती है, तो वो किस में आएगा, ग्रॉस रेवेन्यू रिसोर्सेज में आएगा। क्यों ग्रॉस रेवेन्यू रिसोर्सेज में इसलिए आएगा क्योंकि उसमें नॉन टैक्स भी इंक्लूडेड है। क्या, फिर से सुनो, ग्रॉस रेवेन्यू रिसोर्सेज में नॉन टैक्स भी इंक्लूड होता है और ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में नहीं होता है। सो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू अगर पूछेगा तो उसमें कहोगे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर क्या है, बोरोइंग है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर, बोरोइंग है कंट्रीब्यूटर, फिर इनकम टैक्स है, फिर जीएसटी है, फिर कस्टम टैक्स है, ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, सॉरी, ठीक है। बोरोइंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, और ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में कॉर्पोरेशन, इनकम टैक्स, जीएसटी और एक्साइज, ओके। एमएसएमई का फुल फॉर्म, एग्ज़ाम हॉल में ये भी गलत करके आ जाते हैं लोग, ठीक है। एग्ज़ाम का प्रेशर कुछ और होता है। इजी क्वेश्चन और ध्यान से सॉल्व करना, आई एम सेइंग इट अगेन, इजी क्वेश्चन 2 बार 3 बार पढ़ो, क्योंकि वो गलत ऐसे करके मीडियम स्मॉल है, मार्जिनलाइज एंटरप्राइज है, ठीक है, सही है ठीक है, गलत हो जाता है यार इजी क्वेश्चंस, सिली मिस्टेक्स, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग गुड्स आर इंक्लूडेड टू एस्टिमेट द फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया? पता होना चाहिए, टोबैको नहीं होता है, बाकी वीट, पैडी और शुगर होता है, सिंपल है। अब ये पुराना क्वेश्चन है बट देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ फूड ग्रेन्स वर इंट्रोड्यूस्ड? ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, तो पंजाब हरियाणा ऐसे ही बदनाम है, किस लिए, ज़्यादा गेहूँ उगाने के लिए, पानी ख़त्म करने के लिए, पूरा अंडरग्राउंड, हाँ ठीक है, तो पंजाब एंड हरियाणा। Which of the following educational department indicator is currently used for UNDP to construct human development index? So it is mean year of schooling, okay। अभी इंडिया की HDI में रैंक क्या है, 134, 193 है। रिसेंटली रिलीज टाइटल क्या था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड, ओके। नेक्स्ट देख लो भाई, फिक्सेशन ऑफ प्राइस लेवल ऑफ व्हीट एंड राइस बाय CACP, क्या होता है CAP? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? MSP समझ लो, तो सपोर्ट प्राइस, MSP तो पता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अब कंट्रोल प्राइस मत कर देना। अब ये देखो, मोबाइल फोन्स ऑपरेटेड मार्केट इन द इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? ओलिगोपोली, परफेक्ट, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली। सो ओलिगोपोली है, ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है, फ्यू काफ़ी कम प्लेयर होते हैं, ठीक है, कम प्लेयर होते हैं, जैसे एयरलाइन हो गया, कितनी है, इंडिगो, विस्तारा, ये वो, एयर इंडिया, एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन उसमें हो गया, जैसे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में काफ़ी सेम चीज़ें होती हैं बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है उसमें, जैसा क्लोथिंग होते हैं, अलग अलग ब्रांड होते हैं उसके, ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक है लेकिन कंपटीशन है उसमें। रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में खाना ही देते हैं लेकिन अलग अलग रेस्टोरेंट होते हैं, ठीक। तो दिस इज मोबाइल फ़ोन्स क्या हैं, ऑपरेटर्स, ओलिगोपोली है। Which of the following sector contribute in the recent years for the deterioration of asset qualities of commercial bank by ways of NPA? NPA सबसे ज़्यादा किस में है भाई, इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, इसीलिए तो हम बेच डाल रहे हैं सब कुछ, NPA ज़्यादा कर रहे थे। सो 2 and 3 आर करेक्ट। आगे हम 2019 में, ठीक है, 5 साल हो गए भाई, मैं इसके बाद नहीं कराऊंगा। उसके बाद सिंपल क्वेश्चन भी हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। In a closed economy with no taxes, if the marginal propensity of to consume is always 0.90, then value of the multiplier effect. अब ये क्वेश्चन जैसे कोफिशिएंट पूछ लिया था UPSC में, अभी तक तो नहीं पूछ रहा है बट हु नोज, कुछ नहीं मिला तो यहीं से उठा के दे देगा, पता होना चाहिए फॉर्मूला। मार्जिनल प्रोपेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीप्लायर 1/1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सो 1/1 माइनस 0.90 करोगे तो कितना आएगा बताओ, इतना आएगा, ठीक है, 10।
According to simple Keynesian theory, the slope of aggregate consumption curves against income is positive. ठीक है, केनीसियन थ्योरी में कहा क्या गया है, ये बेसिकली कर्व है जो शो करता है कि डिमांड डिटरमाइंस आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, सिंपल है? नहीं है सिंपल. ठीक है, ऐसी चीज़ें पढ़ते नहीं हो, छोड़ देते हो. ठीक है, थोड़ा पढ़ लिया करो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइस सीलिंग. प्राइस सीलिंग मतलब उससे ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते हमसे. तो MRP जो छापा है उससे ज़्यादा नहीं ले सकते. बट हम तो इंडियन हैं, हम तो लेंगे. हम तो पानी 15 का पानी 20 में देंगे, ठंडा करने का चार्ज है ना. हम तो रेस्टोरेंट में 70 में लेंगे. तो बट ठीक है, ले लेना भाई सर्विस चार्ज के नाम पे. एवरीथिंग हैज़ अ लूप होल इन इंडिया. Which one of the following statement is true with regards to economy? Which of the following which is on its production possibility frontier? अभी हमने पढ़ा ना 2021 में, फिर से आया है. अभी 2019 में आया था, तो पढ़ लिए होते 2019 में. CFS जिसने दिया है वो 2021 में करा आया होता. सो क्या है, द इकॉनमी हैज़ टू सैक्रिफाइस सम प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी. जैसे राइस हम इतना करेंगे तो कार इतनी बना पाएंगे. ठीक है, अगर कार इतनी बनाएंगे तो राइस हम इतना ही कर पाएंगे. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही हमारा. ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे. पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट किसने दिया है, वहाँ पूछ लिया. क्या 2023 में क्या पूछ लिया, पैराडॉक्स थ्रिफ्ट होता क्या है. ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं कि नहीं. जॉन मेनार्ड केन्स. ठीक है, जीरो प्लाइस इलास्टिसिटी अभी हमने ऊपर पढ़ा था. इलास्टिक और ये सब क्या होता है. तो ज़ीरो प्लाइस इलास्टिक क्या होता है, कितना भी चेंज कर लो लेकिन हम तो खाएंगे ही खाएंगे. ठीक है, मोमोज वॉट एवर द चेंज इन द मोमोज नहीं, प्राइस पानी 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 नमक. वॉट एवर द चेंज इन प्राइस देयर इज़ एब्सोल्युटली नो चेंज इन डिमांड. ठीक है, सिंपल. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन द प्रोडक्शन फंक्शन व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ variable factor are used holding the quantities of fixed factor constant, a point is reached beyond which the marginal productivity will diminish. ओके, एक पॉइंट पे आप इतना करते जाओगे मशीन का एक लिमिट होता है, उसके बाद से गिरना शुरू हो जाएगा. ऊंचाई पे जाओगे तो गिरना पड़ेगा ही. जीवन की फिलॉसफी है, वहीं इकोनॉमी में भी लगती है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. क्या है नॉट करेक्ट. The average revenue and marginal revenue of a perfectly competitive firm are perfectly elastic. Not correct. ठीक है, the average revenue and marginal revenue curves of a perfectly competitive firms are perfectly elastic. ठीक है, in a long run a competitive firms earns only nominal profit. ठीक है भाई, कोई शो लंबा चलता है तो उसका प्रॉफिट कम होने लगता है. In equilibrium the marginal cost curve of monopoly firm may be rising, falling or constant. ठीक है, इसमें से गलत कौन सा है, बी वाला. द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द मोनोपोली फर्म्स इज अबव विच एवरेज रेवेन्यू कर्व नहीं होता. ठीक, अब ये क्वेश्चन हमारा कैंसिल हो चुका है. काफ़ी मैथ है. क्या है, सपोज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 90 है टू चेंज हो गई 90 to 110. द डिमांड कर्व शोज दैट द करस्पॉन्डिंग रिडक्शन इज 240 units. Then the coefficient of price elasticity demand. फॉर्मूला देख लो, ये है फॉर्मूला. प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी. तो पहले का प्राइस था 90, क्वांटिटी थी पहले की 240, चेंज कितना हुआ -80 और 20. माइनस करोगे इसको कितना आएगा, तो कितना आएगा 20 आएगा ये, और ये हो जाएगा 240 से 160 हो गया तो 180 हो गया. ओके, तो -1.5 आएगा जो इसमें नहीं है, इसलिए क्वेश्चन ये ड्रॉप हो गया. what is the real interest rate on the credit card loans bearing 24% interest per year if the rate of inflation is 10%. तो रियल इंटरेस्ट रेट कितना हुआ भाई, इसमें से इन्फ्लेशन जब 14% है, 10% इन्फ्लेशन ही है, तो रियल कितना हुआ, तो 24 - 10, दिस इज 14%. सिंपल. अब ये कितना है 2018 भाई, 5 साल के हो गए. अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं.
ये 2017 भी है, 2013 है, 2019 है, 2009 तक है, ठीक है। बट क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं। देख 2009 में बस 2 क्वेश्चन आए हैं, 10 में 1 क्वेश्चन आया है, तो नॉट इम्पॉर्टेंट। 5 साल का करो बहुत है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में